हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण, है ना। देखिए, बॉडी को कंट्रोल करने की दो मेथड हम लोगों ने पढ़ी है। एक है नर्वस कंट्रोल और एक है एंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में हम लोग न्यूरॉन्स की मदद से पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन मतलब केमिकल्स, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं। इसीलिए हम लोग हार्मोनल कंट्रोल को केमिकल कंट्रोल भी बोल देते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या है कि आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट, इस चीज को मेंशन कीजिएगा कि बिंदु दर बिंदु का मतलब क्या है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है, वो अगले वाले से जुड़ा है। ऐसे करके न्यूरॉन सूचनाओं को एक से अगले में, अगले से अगले में ट्रांसफर करते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया बिंदु दर बिंदु। द्रुत समन्वय, द्रुत का मतलब है यहां पर रैपिड, रैपिड का मतलब है कि जो तंत्र का तंत्र है वो काफी तेजी से कार्य करता है ना। जबकि हार्मोनल सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो काम करता है, का कार्य करता है। तंत्र के समन्वय यहां पर लिखा भी है काफी तेज, लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रकायन नहीं होने के कारण, ये है हमारा कारण। अगर कोई कथन या कारण पूछे कि क्वेश्चन ये है कि आखिर रासायनिक समन्वय या हार्मोनल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी क्यों, वो इसलिए क्योंकि न्यूरॉन जो है वो तेजी से काम कर रहा है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन वो शरीर की प्रत्येक कोशिका के संपर्क में नहीं है। जब शरीर की प्रत्येक कोशिका के संपर्क में नहीं है, फिर प्रत्येक कोशिका को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हमें एक ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ी जो शरीर की प्रत्येक कोशिका के संपर्क में रहे। और ऐसा द्रव क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ, रक्त और लसिका। तो अगर हम कोई चीज रक्त या लसिका में डाल दें तो वो उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देगा। कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य लिखा भी है किसके द्वारा, हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। देखते हैं क्या क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन। देखते हैं कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में जिक्र करा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, या इन्हीं को हम लोग एक नाम अंग्रेजी में भी दे देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या बोल देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं और जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स को सीधे सीधे ही कहां रिलीज कर देती हैं, ब्लड में रिलीज कर देती हैं। अतः ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्राव क्या कहलाते हैं, हार्मोन। ये आपके काम की चीज है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, हार्मोन। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित, ये पॉइंट तो पहले भी लिखा जा चुका है कि हार्मोन को कौन बनाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती है। रक्त में मुक्त किए जाने वाले, ये आपके काम की चीज है कि इन्हें सीधे सीधे कहां मुक्त किया जाता है, इन्हें सीधे सीधे ब्लड में रिलीज किया जाता है। रसायन है, केमिकल्स हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए सुनिएगा, हार्मोन जिस अंग से निकलते हैं उससे बोला जाता है उसका सोर्स, स्रोत, कि ये चीज यहां से रिलीज हो रही है। और जिस अंग पर जाकर के वो काम करता है, एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक हार्मोन है TSH, पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आगे मिल जाएगा। ये निकलता है अग्रपीयूष ग्रंथि से। अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलता है तो अग्रपीयूष ग्रंथि इसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। और काम कहां करता है, थायराइड पे, तो थायराइड इस पे क्या हो गया, लक्ष्य अंग हो गया। तो जहां से निकलता है वो स्रोत है, जहां पर जाकर कार्य करता है वो क्या है, लक्ष्य अंग है। तक पहुंचाए जाते हैं
परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है। क्यों किया गया है यह भी दिया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले, एक नया शब्द ये जोड़ दिया है, हार्मोन बहुत ही अल्प मात्रा में ट्रेस अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अतिक्रियाशील पदार्थ होते हैं, इनकी जरा सी मात्रा ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है, अपोषक मतलब इनसे न्यूट्रिशन या एनर्जी वगैरह नहीं मिलती है, जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक, ये है आपके काम की चीज कि हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर, संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों की बात करें, है ना, इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकियों में कम हार्मोन, उनमें हार्मोन की मात्रा कैसी है? कम है, के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। अभी हम एक एक करके सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहां मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। तो यहां हम फोकस कर रहे हैं किसका? ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम का। शुरुआत करते हैं कि अलग अलग ग्रंथियां हमारे में दी गई हैं, कौन कौन सी। ये डायग्राम यहां पे दिया गया है, इसको देखिएगा। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये मस्तिष्क का भाग है, और हाइपोथैलेमस में ही लिखा था कि ये ताप नियमन, पराशर नियमन का केंद्र है, लेकिन उनके साथ साथ यहां पर कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती है जो हार्मोन स्रावित करती हैं और कंट्रोल करती हैं इसके नीचे पाई जाने वाली किसको? पीयूष ग्रंथि को, है ना। पीयूष ग्रंथि पर दो प्रकार का नियंत्रण होगा। अग्र पीयूष को यह नियंत्रित करेगी किसकी मदद से? निवाहिका तंत्र, पोर्टल सिस्टम की मदद से, है ना। और पश्च पीयूष के लिए सीधे सीधे हार्मोन बनेंगे कहां पे? हाइपोथैलेमस में, और निकलेंगे कहां से? पश्च पीयूष से। कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? अंतःस्रावी तंत्र। कि दो तो ऐसी हैं, जैसे ये हाइपोथैलेमस कहां? मस्तिष्क में, ऐसे ही पीनियल बॉडी भी कहां? एपिथैलेमस वाले हिस्से में, ये भी मस्तिष्क में पहुंच गया। पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में देखने को मिलेगी, और इसी से संबंधित होती है पैराथायराइड। इसके अलावा अग्नाशय दिया है, अधवृक्क दिया है, और गोनेड्स है। इन सारी अंतःस्रावी ग्रंथि या अंगों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या लिखा है। पीयूष ग्रंथि है, पीनियल है, थायराइड है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, पैराथायराइड है, थाइमस है, और जनन ग्रंथियां गोनेड्स। गोनेड्स दो प्रकार से हो सकते हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है कि लिंग कौन सा है। अगर वो पुरुष है तो उसके लिए अलग संरचना है, और अगर वो मादा या स्त्री है तो उसके लिए अलग संरचना। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि नर में कौन है? वृषण, और मादा में कौन है? अंडाशय। हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग, जैसे कि जठर आंतरी मार्ग, पहले एक टॉपिक होता था पाचन तंत्र, उसमें डिटेल में दिया था, यहां पर थोड़ा बहुत जिक्र है, हम उस चीज का जिक्र करेंगे। इसके अलावा यकृत है, वृक्क है, हृदय है, आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। देख लेते हैं क्या क्या है। पहली चीज जो हमने ली है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर आप नर्वस सिस्टम के लेक्चर्स याद करें तो नर्वस सिस्टम के लेक्चर्स में बताया था कि जब मस्तिष्क को एनसीईआरटी ने क्लासिफाई किया है तो वहां पे अगर मस्तिष्क के उन्होंने भाग बताए थे कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलॉन का जिक्र वहां नहीं करा था, लेकिन यहां पर उन्होंने डायनसेफेलॉन का जिक्र करा है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, पहले भी ये बात आपको बता चुके हैं। देखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है, का आधार भाग है, और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी, इन्हें कहा जाता है न्यूरो सीक्रेटरी।
न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स कोशिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की इंग्लिश ये रही, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण, ये हो गया आपका कार्य। किसी भी ग्रंथि को पढ़ने के बारे में आप 5 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, ग्रंथि का नाम। दूसरा, ग्रंथि की स्थिति। तीसरा, ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स। चौथा, उन हार्मोन्स के कार्य। और पांचवा, अगर कोई बीमारी जो आपके सिलेबस में है वो, अगर बीमारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 पॉइंट है ना। तो किसी भी ग्रंथि को 5 पॉइंट्स में आपको पढ़ना है। जैसे नाम क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। स्थिति कहां है, डायंसेफेलॉन में। हार्मोन कौन सा है, तो वहां पे इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन है। कार्य क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के स्राव को कम करेगा, और जो इनहिबिटरी है वो कम करेगा, और जो रिलीजिंग वाले हैं उनको प्रमोट करेगा। ठीक है, ये हो गए कार्य। बीमारियों का जिक्र इनमें नहीं है। आगे देखें, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास कौन सा है, मोचक हार्मोन। इन्हें कहा जाता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वो होंगे जो अग्र पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के निकलने को प्रेरित करेंगे। जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं, किसकी मदद से, पोर्टल सिस्टम की मदद से, निवाहिका तंत्र की मदद से। और दूसरा है निरोधी हार्मोन। इन्हें कहा जाता है इनहिबिटरी हार्मोन। क्या बोलते हैं इन्हें, इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करती हैं, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को या हार्मोन के स्राव को रोकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन, इसे कहा जाता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि ये गोनेडोट्रोपिन के स्राव को प्रेरित करेगा। अब बात है गोनेडोट्रोपिन क्या है, तो अग्र पीयूष से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH। FSH और LH को सम्मिलित रूप से कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन। तो ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH क्या करेगा, FSH और LH के स्रावण को बढ़ाएगा। क्या कहा इन्होंने कि स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होने वाला कौन सा, सोमेटोस्टेटिन, GnRH क्या कर रहा है, ये स्रावण को बढ़ा रहा है। मतलब ये क्या हुआ, रिलीजिंग हार्मोन हुआ। जबकि सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन के, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GH, वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। तो मतलब ये कैसा हो गया, इनहिबिटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से किस कैटेगरी के हार्मोन निकल रहे हैं, दोनों, इनहिबिटरी भी है और रिलीजिंग हार्मोन भी है। ये हार्मोन आगे देखें, थैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा, जैसा अभी अपन ने जिक्र करा, निवाहिका परिवहन तंत्र मतलब पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, पोर्टल सिस्टम द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। और सही शब्द क्या है, अग्र पीयूष, जो यहां उन्होंने लिखा है। और अग्र पीयूष के कार्यों का डबल अंडरलाइन कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पश्च पीयूष ग्रंथि पोर्टल सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती है, वो सीधे नियंत्रण में होती है। लिखा है कि पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकी नियमन सीधे ही हाइपोथैलेमस के अधीन होता है ना। अग्र वाले का कंट्रोल कैसे हो रहा है, वहां पे हो रहा है पोर्टल सिस्टम के जरिए, और पश्च वाला सीधे कंट्रोल में है। तो कुल मिला के हाइपोथैलेमस क्या कर रही है, वो पीयूष ग्रंथि के कार्यों को या वहां से निकलने वाले हार्मोन के स्रावण को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बना के दिया है, बहुत ही अच्छा। इसको एक बार देखते हैं क्या दिखाया गया है कि ऊपर वाला पोर्शन हमारा मान लिया क्या है, हाइपोथैलेमस, और नीचे वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र पीयूष ग्रंथि, जैसा यहां लिखा हुआ है। एक होता है पश्च पीयूष ग्रंथि।
लेकिन यहां पर बीच में एक लोब और होता है जो मानव के केस में विकसित नहीं है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। इसीलिए हमारे केस में क्या है, पश्च है और अग्र है। जबकि दूसरे जो जीव है उनमें एक मध्य पिंड भी होता है जिसे मिडिल लोब कहते हैं, और यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मानव के केस में चूंकि ये ज्यादा विकसित नहीं है, इसलिए वो कहां से निकलेगा, अग्रपीयूष से निकलेगा। यहां पे आप गौर से देखें कि हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिका कोशिकाएं वो एक हार्मोन बना रही है, और वो हार्मोन सीधे कहां पे आ रहा है, पश्चपीयूष में। मतलब पश्चपीयूष से निकलने वाले हार्मोन एक्चुअली में पश्चपीयूष में बनते ही नहीं है, उनका निर्माण कहां होता है, हाइपोथैलेमस में। तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। अगर उनका कहना है कि आप ऑक्सीटोसिन और एडीएच का संश्लेषण कहां हो रहा है, तो संश्लेषण अगर पूछते हैं तो आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनका स्रावन या कि कहां से निकलते हैं, तो आंसर आता है पश्चपीयूष ग्रंथि। ठीक है। जबकि अग्रपीयूष की बात करें तो जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा कि हाइपोथैलेमस से निकलेंगे क्या, दो कैटेगरी के हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। और ये निवाहिका तंत्र, आपको दिख रहा है रक्त वाहिकाओं का जाप, और ये निवाहिका तंत्र के द्वारा कहां पहुंचेंगे, अग्रपीयूष में। तो कंट्रोल भी किसको किया जाएगा, अग्रपीयूष को किया जाएगा। किसकी मदद से, रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, या फिर निरोधी हार्मोन के जरिए। अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो अग्रपिंड से निकलते हैं और कौन से ऐसे हार्मोन है जो पश्चपीयूष से निकलते हैं। कि पीयूष ग्रंथि ये तो हो गया नाम। एक सैला टर्सिका स्फिनोइड अस्थि, अगर आप स्फिनोइड अस्थि याद करें कंकाल तंत्र में क्रेनियम की बोन का नाम था स्फिनोइड बोन, उसके गड्ढे का नाम है सैला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है। और एक व्रंथ, ये रहा हमारा व्रंथ जिसे उन्होंने नाम दिया है इनफंडीबुलम। क्या नाम दिया इसका, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम और एक व्रंथ के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस, ये क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है अग्रपीयूष को ही, है ना, अग्रपीयूष। और मध्य भी जुड़ा होता है, लेकिन चूंकि हमारे केस में मध्य वाला होता नहीं है इसलिए हम एक पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, अग्रपीयूष। लेकिन मिल जाए तो मध्य पीयूष भी लगाना है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है पश्चपीयूष को। पश्चपीयूष को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। तो कितने भाग में बटी है, दो। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में, क्योंकि बात किसकी चल रही है, मानव की, दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस, यही हमारा अग्रपीयूष वाला, इसी का ही नाम है पार्स डिस्टेलिस। और पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया मतलब जो मध्य वाला पिंड है जो मानव के केस में ज्यादा विकसित नहीं है, है ना। तो पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस दोनों को मिलाकर कहा जाता है हमारा क्या, एडिनोहाइपोफाइसिस। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, जिससे वृद्धि हार्मोन GH या सोमेटोट्रोपिन निकलता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन है जिसे मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। TSS थोड़ी देर पहले ही हमने इसका जिक्र करा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो किसको कंट्रोल करेगा, एडिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करेगा, या कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम के बनने को प्रेरित करता है, कैसे, अंडोत्सर्ग करा के। रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम उस चीज को पढ़ेंगे। और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन जिसका नाम क्या है, मिलेनोसाइट, यहां पे में हट गया है ना, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जिसे हम लोग कह देते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या मिलेनोट्रोपिन का स्राव करता है। आगे देखते हैं। यहां पे उन्होंने लिखा है कि यद्यपि मानव में, इस चीज को स्टार लगा के याद रखिएगा, बाकायदा मेंशन किया है कि यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया जिसे हम लोग मध्य पिंड कहते हैं, पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। यहां पे उस चीज को लिखा गया है।
न्यूरोहाइपोफाइसिस जो हमारा पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि है, पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि है, यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए गए, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये नहीं लिखा है कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वहां से निर्मित और वहां से स्रावित, उन्होंने क्या लिखा कि निर्माण इनका कहां हुआ है, हाइपोथैलेमस में, लेकिन निकल कहां से रहे हैं, पश्च पीयूष से। उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इस वैसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच के नाम से भी जानते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो डाईयूरेसिस को रोकता है, स्राव करती है। यह हार्मोन वास्तव में, यहां पर लिखा भी है, इसी बात को दोबारा रिपीट कर दिया गया है कि वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। मतलब निर्माण या संश्लेषण हुआ कहां, हाइपोथैलेमस में, स्रावित हुए कहां से, पश्च पीयूष ग्रंथि से। आगे देखिए, नाम है वृद्धिकारी हार्मोन या जीएच, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, शरीर में वृद्धि करवाएगा, कि अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है। दो बीमारियां आप याद रखिएगा, एक है जाइजेंटिज्म और दूसरा है एक्रोमेगाली। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है उस चीज को दिमाग में रखेंगे कि यहां पर अगर आप देखें तो जाइजेंटिज्म जो है और एक्रोमेगाली है, इन दोनों में ही जीएच की अधिकता हो जाती है। मतलब जीएच या ग्रोथ हार्मोन कैसा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। ज्यादा निकलेगा मतलब शरीर में वृद्धि कैसी होगी, ज्यादा। बात है जब शरीर में वृद्धि ज्यादा हो रही तो दो अलग अलग नाम क्यों है, नाम है उनके ऑनसेट के बेस पे कि आखिर कब हो रहा है। ये जो होता है ये बच्चों में होता है और ये जो होता है वो वयस्क में होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहां पे आप आगे देखें तो क्या कहा एनसीईआरटी ने कि अतिस्राव से शरीर की असमान वृद्धि होती है, जो बच्चों में अगर हो तो जाइजेंटिज्म, वयस्क में अगर हो तो एक्रोमेगाली, जिसे जाइजेंटिज्म या अतिकायकता कहते हैं। आप यहां पे देखिएगा ऐसा ही मिलता जुलता शब्द दोबारा आएगा, तो हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए कोशिश ये करना आप कि आप उसे इंग्लिश में याद रखें, जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली। सुनेंगे जरा, इसके अल्प श्रावण से, ये तो होगी कैसी बात, अतिश्रावण वाली, कि कैसा निकले, ज्यादा निकले, और मान लो कम निकले तो बच्चों में वृद्धि कम हो जाती है। और अल्प श्रावण से जो बीमारी होती है, जो डिसऑर्डर होता है, उसे कहा जाता है ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं उसे, ड्वार्फिज्म। और ऐसे पेशेंट को कहा जाता है ड्वार्फ या मिजेट। देखते हैं आगे, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिससे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, बौनापन या वामनता कहते हैं। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग, तो यहां पे एक शब्द मिल गया क्या, वयस्क, कि वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन की अतिस्राव से अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, विशेष कहां की, चेहरे की। जैसे अतिकायता, देखिए दोनों शब्द काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो टाइपिंग एरर हो सकती है, आपके समझने में गलती हो सकती है। ऐसे में बचाव का एक ही तरीका है कि आप उसे कहां से सॉल्व करें, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। एक्रोमेगाली क्या है, जो वयस्कों में हो, जाइजेंटिज्म क्या है, जो बच्चों में हो। जैसे एक्रोमेगाली, यहां पे गेगेली लिखा है, थोड़ा गलत है। कहते हैं इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा यदि नियंत्रित ना किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा वृद्धि कर रहा है तो हम तो उसे नॉर्मल ही समझेंगे कि भाई ग्रोइंग एज है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से वृद्धि कर रहा है। ऐसे में थोड़ा मिसमैनेजमेंट ये हो जाता है कि हम यही नहीं समझ पाते कि जो ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो हम उसे डिटेक्ट करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। कि रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता है जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई ना देने लगे। इसके अलावा और कौन सा हार्मोन है, एक और है प्रोलैक्टिन। तो कौन कौन से हार्मोन निकल गए, यहां से आपने जीएच देख लिया, यहां से आपने
आपने TSH देख लिया, यहां से आपने ACTH देख लिया, यहां से आपने प्रोलैक्टिन देख लिया, यहां से हमने दो हार्मोन का जिक्र और करा, एक FSH और दूसरा LH। यहां पर FSH और LH में देखें आप तो FSH और LH दोनों को मिलाकर कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसने? गोनेडोट्रोपिन, है ना। तो GH के बारे में हमने पढ़ लिया, TSH का बता ही दिया, ACTH एडिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने वाला। प्रोलैक्टिन के बारे में यहां पे दिया गया है, जरा देख लेते हैं क्या दिया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दुग्ध निर्माण। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन करता है, ये तो पता होता है, दुग्ध का स्रावण कौन करवाता है? तो वहां पे आंसर प्रोलैक्टिन नहीं आता, वहां पे आंसर आता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो कहां से निकल रहा है? पश्चपीयूष से। तो दुग्ध का निर्माण कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन। और दुग्ध का स्राव कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। का नियंत्रण करता है थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, मिल गया। थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये रहा। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे कार्य करता है, भाई वो तो उसके नाम से पता चल रहा था, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो काम कर रहा है कहां पर? एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, तो नाम से पता चल रहा था। और क्या ये आपको याद रखना है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, डबल अंडरलाइन डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिक एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 कैटेगरी के हार्मोन निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल होता है उसमें कॉर्टिसोल नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण के लिए प्रेरित करता है। फिर आगे हम लोग किस पे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया? गोनेडोट्रोपिन कहा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, जिसे हम लोगों ने नाम दिया FSH। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से बता रहे हैं, अकेले के लिए नहीं है। LH और FSH को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। बात करते हैं कि दोनों हार्मोन क्या एक मेल से या एक फीमेल से निकलता है? तो ऐसा नहीं है, दोनों ही हार्मोन दोनों से ही निकलते हैं, मेल से भी और फीमेल से भी, लेकिन इफेक्ट कैसा है? अलग अलग है। कैसे? देखते हैं। पहले बात करते हैं नरों की। नरों में इसे नाम दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और नर में ही इसका एक नाम और हो जाता है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। अब नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करेगा किसको? इंटरस्टिशियल सेल को। और इंटरस्टिशियल सेल का नाम क्या है? लीडिंग सेल। तो ये क्या करवाएगा? लीडिंग सेल से मेल सेक्स हार्मोन के निकलने को प्रेरित करता है। बोले फिर फीमेल में कैसा है? मेल के केस में तो समझ में आ गया कि एंड्रोजन्स बनवा रहा है, फीमेल के केस में क्या करवा रहा है? तो फीमेल के केस में ये अंडोत्सर्ग करवाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाता है, इसलिए नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ये बात हो रही है किसकी? FSH की। हार्मोन और एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। ये बात होगी किसकी? नर की, कि नर में FSH भी कार्य कर रहा है और नर में LH भी कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं मादाओं में क्या हो रहा है। तो मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिकाओं, जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग, इसको डबल स्टार लगाइएगा कि यहां पर आप देखें तो LH का कार्य मेल में कौन सा है? हार्मोन का स्रावन करवाना। फीमेल में कौन सा है? अंडोत्सर्ग कराना। ठीक है। नेक्स्ट, और ग्राफियन पुट्टिका के बचे भाग से, बोले बचे भाग क्या है ये? कि अंडोत्सर्ग के दौरान वहां पे जब सेकेंडरी oocyte बाहर चला जाता है तो जो संरचना शेष रह जाती है उसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन FSH मादाओं में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि
और परिवर्धन को प्रेरित करता है। ये बात हो गई किसकी? ये बात हुई हमारे अग्रपीयूष की। लेकिन हमने कितने भाग पढ़े? 3, एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च। तो अग्र से निकलने वाले हार्मोन हो गए कितने? 6। अब बात करते हैं मध्यपिंड से। वहां से जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तो मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। मतलब त्वचा के रंग को कंट्रोल करता है। कैसे? जरा सुनेंगे। ये मेलानोसाइट कोशिकाओं में मेलानिन कणों के जमाव को बढ़ा देता है और मेलानिन कणों के डिपोजिशन की वजह से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। मतलब ये हुआ कि MSH त्वचा के रंग को कैसा करता है? गहरा करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की, ये बात होगी कहां की? मध्यपिंड की। लेकिन मानव के केस में नहीं, ये दूसरे लोगों के केस में। मध्यपिंड। ऑक्सीटोसिन और ADH, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, ये दोनों कहां से निकलते हैं? ये दोनों पश्चपीयूष से निकलते हैं। लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कहा कि पश्चपीयूष में बनते हैं, सिर्फ ये कहा कि पश्चपीयूष से निकलते हैं। बनते कहां है? हाइपोथैलेमस में। शरीर की चिकनी पेशियों पे तो आपसे सीधा सीधा सवाल यहां पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन, किसको? गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव, दूध का निर्माण नहीं कहा, निर्माण कौन करा रहा था? प्रोलैक्टिन। ये क्या करवा रहा है? स्राव। तो शब्द देखिए, दूध का स्राव लिखा है, निर्माण शब्द का जिक्र नहीं करा है इन्होंने। ठीक है। वैसोप्रेशन मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। इस चीज का जिक्र जब हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं वहां पर भी आता है, DCT पर कार्य करता है। मुख्यतः वृक्क की कहा? दूरस्थ संवलित नलिका, ये लिखा हुआ है DCT से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास कैसा हो जाता है? कम। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ADH के संश्लेषण अथवा स्त्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास हो जाता है। इस बीमारी का नाम उन्होंने दिया है उदकमेह या डायबिटीज मेलाइटस। इसी नाम से मिलती जुलती एक बीमारी और है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? वहां पे इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? यहां पर ADH का श्रावण कम हो जाता है। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो मूत्र के साथ बाहर आने लग जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? यहां पर जो सेल्स हैं वो वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो मूत्र के साथ जल का ह्रास कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। यहां पर हमारी एक ग्लैंड खत्म होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। अगली ग्रंथि पे चलते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या होती है? देखिए, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या रखी है? पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं, वहां पे क्या रखी है? पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय या ऊपर भाग में स्थित होती है। तो ये हो गया नाम, ये हो गई उसकी स्थिति। और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलेटोनिन। अभी मिले शब्द जैसे कुछ मिलता जुलता आया था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका नाम क्या? मेलेटोनिन। क्या ये दोनों एक ही जगह पे कार्य कर पाते हैं? उनके यहां, लेकिन क्या ये एक ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं? ऐसा नहीं है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा था? वहां पे मेलानिन के जमाव को बढ़ा रहा था। और अगर मेलानिन का जमाव बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वहां पे त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? गहरा। जबकि ये उनके जमाव को कम करता है। मतलब ये त्वचा के रंग को क्या करेगा? कम करेगा। प्रभाव एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत हैं। इनके अलावा ये दूसरे कार्य भी करता है जिनका जिक्र भी हम लोग करेंगे। ये हार्मोन स्रावित करती है मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 आवर्स बायोलॉजिकल क्लॉक तंत्रिका तंत्र में जो है वहां पे कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जबकि अंतःस्रावी तंत्र में कौन है? वो पीनियल ग्रंथि है। के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने के चक्र,
शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सब के अतिरिक्त यह उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र और प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये छोटा सा जो है एक्सप्लेनेशन दिया है पीनियल ग्रंथि का, ज्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दिया। अब उन्होंने अगली ग्रंथि दी है कौन सी? थायराइड। ये है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आंसर आता है यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आंसर आता है थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब बात आती है, तो हो गया नाम, काम कहां है इनकी जो स्थिति है, काम कहां करते हैं? देखिए गला है, गले में आप जानती हो लैरिंक्स और ट्रेकिया है, तो उनके संधि स्थल के पास स्थित होती है थायराइड। ये होगी इनकी स्थिति। कार्य क्या है? ये बीएमआर को कंट्रोल करती है। कैसे? देखते हैं। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर, ये रही श्वास नली के दोनों ओर, लेकिन ये पश्च भाग से दिखाई गई है। बोले हम कैसे जाने ये पश्च भाग है या अग्रभाग है? क्योंकि यहां पर 4 लोबनुमा संरचना दिख रही है, जिन्हें क्या नाम दिया? पैराथायरॉयड। और पैराथायरॉयड अग्रभाग से नहीं पश्च भाग से नजर आती है, इसलिए हम जानते हैं कि ये कौन सा व्यू है? पोस्टीरियर व्यू। जबकि इसके ऊपर जो दिया है वो कौन सा है? एंटीरियर। एक बटरफ्लाई या एच शेप्ड संरचना है। आगे देखें, दोनों ओर स्थित पालियों से, 2 पालियों से बनी है। ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसी है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये। मतलब कितनी पालियों से बनी है? 2, एक इधर वाली और एक उधर वाली, जो बीच में एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट स्थमस से जुड़ी होती हैं। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थमस से जुड़ी होती है। और प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों, फॉलिकल और भ्रूण ऊतक, स्ट्रोमल टिश्यूज की बनी होती है। और प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिका, फॉलिकुलर सेल से निर्मित होता है। और यही फॉलिकुलर सेल्स हार्मोन बनाने का काम करती हैं। कौन से? 2 कैटेगरी के हार्मोन है, एक है T3 और एक है T4। ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा, टेट्रा का मतलब भी क्या होता है? 4, टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन, कौन सा? टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये लिखा, और अथवा इसी का नाम क्या है? थायरोक्सिन। और ट्राई आइडोथायरोनिन का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या जरूरी है? आयोडीन। क्यों? आप नाम पे जाओ ना, टेट्रा आइडो, ये देखो ये मिल गया, ये क्या है? ट्राई आइडो, ये देखो ये मिल गया। मतलब आयोडीन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आयोडीन नहीं मिलता है तो वहां पर थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है। आगे देखें, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से, ये लिखा है अब थायराइडता, मतलब थायराइड ग्रंथि प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड या गोइटर कहते हैं। GOITRE, गोइटर कहते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायरॉयडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इस बीमारी को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, ये लिखा है क्रिटिनिज्म, या बामनता हो जाती। बामनता वाला लक्षण थोड़ी देर पहले हम लोगों ने GH के लिए भी पढ़ा, लेकिन दोनों में अंतर है। GH में सिर्फ शारीरिक वृद्धि अवरोध होती है, इसके अलावा मानसिक रूप से वो कैसा रहता है? हेल्दी रहता है। और रिप्रोडक्टिवली वो कैसा रहता है? हेल्दी। लेकिन जबकि यहां पर आप देखें तो यहां पर बाकायदा एक शब्द लगा है मंदबुद्धि, इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। त्वचा कैसी है? असमान है, मूक बधिर हो जाते हैं। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉयडता की स्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असमान रूप से कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? थायराइड की अतिक्रियता कहते हैं। कि थायराइड जो है वो बहुत ज्यादा कार्य करने लग गया है, जो शरीर की फिजियोलॉजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आगे चलते हैं। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये किसको कंट्रोल करता है? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको कंट्रोल करता है ना। इसके लिए सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बीएमआर या आधारीय उपापचयी दर को कंट्रोल करता है। नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं ये हार्मोन, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करता है, ये बात ठीक है। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय, वो तो नाम में छुपा हुआ है, उपापचय, संश्लेषण और विखंडन को भी प्रेरित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। ये जो हार्मोन निकला वो कहां से निकला था? पुट्टिका कोशिकाओं से, लेकिन थायराइड ग्रंथि में फॉलिकुलर सेल के साथ साथ पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी होती हैं, और पैरा फॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन निकलता है वो है टीसीटी, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। इनसे निकलता है कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन। नाम पे चलते हैं, ये टी आया थायरो से, ये आया कैल्सी से, ये आया टोनिन से। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो किसको कंट्रोल कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को। अब कैल्शियम के लेवल को या तो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, दो हार्मोन है। अब यहां पर दो अलग अलग हार्मोन है, एक यहां से पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, जबकि ये रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। और जब दो संरचना या दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसे कहा जाता है एंटागोनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? एंटागोनिज्म। देख लेते हैं। जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, लिखा भी है, नेत्रोत्संगी गलगंड, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है? आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई रहती हैं। इन पेशेंट्स में बीएमआर ज्यादा होती है, इन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, वेट लॉस ज्यादा होता है। नेत्रोत्संगी गलगंड, जिसे हम लोगों ने एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, थायराइड अतिक्रियता, इसको याद रखिएगा। आपसे ज्यादा सवाल यही पूछ जाएंगे, कौन सा हाइपोसीक्रेशन से है, कौन सा हाइपर सीक्रेशन से, कौन सा अल्पस्रावन से है, कौन सा अतिस्रावन से। के रूप है थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना। बाहर की ओर आ जाना ही क्या है? एक्सोप्थेल्मिक। आधारीय उपापचयी दर में वृद्धि एवं भार में कमी, कि बीएमआर क्या है? बढ़ गई है और भार कैसा हो गया है? कमी। इसके अभिलक्षण है, इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। कौन सा रोग? ग्रेव्स रोग। इतनी सी जानकारी दी गई है आपकी किसकी? थायराइड ग्रंथि की। अगली ग्रंथि पे चलते हैं। हमारी जो अगली ग्रंथि है वो है पैराथायराइड। अगर आप स्थिति की देखें तो ये डायग्राम एनसीईआरटी ने यहां पे दिया था। एक दिया गया है फ्रंट व्यू, जो सामने से देखने पर, सामने से आप देखें तो हमारे पास थायराइड कैसी दिख रही है? एच शेप या बटरफ्लाई शेप। लेकिन अगर आप उसे पीछे से देखते हैं तो वहां पर आपको चार बॉलनुमा संरचना भी नजर आती है, और यही चार बॉलनुमा संरचना क्या है? पैराथायराइड है। संख्या में कितनी है? चार। मतलब प्रत्येक पिंड में कितनी? दो। देखते हैं क्या कहा है एनसीईआरटी ने इस बारे में। पैराथायराइड ग्रंथि, यहां पे आप देखिए कि मानव में कितनी? चार बाकायदा संख्या लिखी हुई है। पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती है। पश्च मतलब पोस्टीरियर, पीछे की सतह पर। थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर, कितनी पालियों पर? दो। मतलब क्या हुआ? प्रत्येक पाली में एक जोड़ी पैराथायराइड। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं जो जोड़ के लिखी गई है। जो पैराथायराइड हार्मोन, नाम क्या है? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन भी बोल देते हैं, नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित हो रहे कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। कैसे? कि ये क्या कर रहा है? रक्त में कैल्शियम आयनों के लेवल को बढ़ा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये कब निकलेगा? जब रक्त में कैल्शियम आयनों का लेवल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये देखिए, ये मिल गया पॉइंट। कहां पर? ये भी याद रखिएगा, रक्त में। जबकि थायरोकैल्सिटोनिन क्या कराता है? रक्त में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। मतलब ये दोनों मिलकर ही कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण के प्रक्रम में सहायता करता है। भाई हड्डियां घुलेंगी तभी तो उनमें से कैल्शियम मुक्त होगा, जो मुक्त होकर कहां आएगा? रक्त में आएगा।
तो जो पैराथायरॉयड है वो क्या कर रहा है, हड्डियों को कमजोर करता है। इसका उल्टा कौन करेगा, थायरोकेसिटोनिन करेगा। पीटीएच वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, अगर कैल्शियम का पुनः अवशोषण हो जाएगा तो अवशोषित होकर वो कहां आएगा, रक्त में आएगा, तो रक्त में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्या करता है, पचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अब जो भोजन हमने खाया है, अगर हम उसमें से ज्यादा कैल्शियम को अवशोषित कर लेंगे तो भी वो अवशोषित होकर कहां आएगा, रक्त में ही आएगा। और देखिए, अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता का हार्मोन है। इसे हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। दोबारा से यही बात रिपीट करी गई है। यह थायरोकैल्सिटोनिन, ये मिल गया पॉइंट, के साथ मिलकर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। ये थे हमारे आज के टॉपिक। आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।